औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सावी बैठक में तमाम किसान भाइयों और बहनों को सबको जो है हमारी तरफ से खुश आमदीद। और आज की सावी के बैठक का जो टॉपिक है वो हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर जो मानसून की बारिशों का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है उससे हमारी कपास की फसल जो मुश्किल वक्त से गुजर रही है तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जिसमें डॉक्टर जहांज़ेब साहब आरी फैसलाबाद से हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और साथ में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। तो आज की बैठक को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। उसमें यही हम चाह रहे थे कि इस वक्त जो फसल हमारी कॉटन की क्रॉप को जो मुश्किल सिचुएशन का सामना है, तो उसमें जहांज़ेब साहब बताइए कि हम देख रहे थे कि जो बारिशें भी हुई हैं, जैसे स्पेशली जो है एक तो फल का काफ़ी गिरना शुरू हुआ है, फूल काफ़ी गिरे हैं जब बारिश आती है, और दूसरा जो है फसल पीली भी पड़ जाती है। तो इस मसले का क्या हल है और किस तरह से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं? जी जहांज़ेब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बारिशें तो जी बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन जो जैसे नॉर्मली मानसून में होती हैं बारिशें, लेकिन इस साल मैं एक देख रहा था कि 100% पिछले 30 इयर्स में ये जो रेनी जो सीज़न है ये बहुत ज़्यादा इसकी मतलब इंटेंसिटी से बढ़ी है। तो ज़ाहिर है कॉटन की फसल ओपन होती है, यानी ज़ाहिर है फील्ड में होती है, तो वो उसको सारे हालात का मुकाबला करना पड़ता है। पहले तो किसानों को हाई टेम्परेचर का सामना था, अब जो है वो टेम्परेचर तो ठीक हो गया लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी और जो रोज़ाना की बारिशें हैं उससे ये हुआ है कि फ्रूट जो है वो ज़ाहिर है पॉलिनेशन नहीं होती, बारिश हो जाती है तो वो ज़ाहिर है सारी फ्रूट शेडिंग कर जाती है। तो इसमें ये होता है कि फ़ौरन तो ज़ाहिर है आप रोज़ाना अगर बारिश हो रही है तो आप फ़ौरी तो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको 2 दिन का वक़्फ़ा मिल रहा है और आपकी फसल पीली है, ज़ाहिर है मतलब रंग तो उसने छोड़ देना है क्योंकि वो पानी ज़्यादा होने की वज़ह से जो जड़ें हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्स देना छोड़ देती हैं। तो इसके लिए ये होता है कि आप जो सबसे सस्ता जो हल है ना इसका वो ये होता है कि यूरिया 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से ना वो आप फ़ोलियर स्प्रे कर सकते हैं। साथ आप अगर इसको फ़ोलियर स्प्रे कर के साथ ही अगर आप उसमें ये इज़ाबियान वगैरह और क्वांटस या सी-मैक्स वगैरह इनमें से कोई भी प्रोडक्ट साथ मिला के कर दें, तो पौधा जल्दी रिकवरी की तरफ चले जाता है। तो और दूसरा ये है कि बारिशों में ये जो फ्रूट शेडिंग है, अगर तो ये इसी दौरान में अब अगर आप फिर 2 दिन के बाद फिर बारिश का सामना फिर कर सकते हैं, तो फिर ये आप ये जो है ना सस्ता सा स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि अगर आप की फसल कद ज़्यादा करने लग गई है और फ्रूट ज़ाहिर है जब गिरेगा तो फसल कद करना शुरू कर देती है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए इस मौसम में 5% बोरान जो होता है वो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। उससे ये है कि थोड़ी बहुत जो है ना शेडिंग में कमी आ जाती है। तो जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं, उसपे फाइट आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हमारी जो हमने इस साल किया है बारिशों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी कॉटन है वो अब बेटरमेंट की तरफ जा रही है। यही एप्लीकेशंस हमने की हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे यानी इन प्रैक्टिस हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे ही कह दिया, तो ये जो चीज़ें हैं इससे क्रॉप रिकवरी की तरफ जाती है। अच्छा, अगर जब आपको अगले स्टेप में ये होता है कि अगर आपको टाइम मिल जाता है और अब इस वक़्त ये है कि बारिशों का अगर स्पेल ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ज़ाहिर है नमी तो बहुत होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको एक दफ़ा 5-6 दिन के मतलब आज बारिश हुई है तो अगर हफ़्ते का टाइम मिल गया तो वीकली जो हम इरिगेशन करते हैं, अगर आप देखें कि अगर वो बत्तर आ रही है तो उसमें ये हो सकता है कि आप ज़िंक जो है वो ज़िंक वाली यूरिया होती है एग्रो की, वो आप 1 बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी जल्दी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। बस ये एप्लीकेशन, और दूसरा ये है कि इस मौसम में जिसम का हमला जो है और गुलाबी सुंडी जो है ना, ये 2 फैक्टर
सब आपको। जेसेट की तरफ आते हैं, वो एक पूरे तफसील में हम जाएंगे। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि जी हम जो यूरिया की आप एप्लीकेशन जो है वो स्प्रे कर दें तो इसको आपने इसमें दूसरी जो जिंक आपने साथ सजेस्ट किया था, यूरिया के साथ जिंक या सेपरेट करना है इसको, या उनको दोनों को मिक्स कर सकते हैं? नहीं, बोरान, जिंक सॉरी आपने जिंक बोरान बोला, बोरान बोला। मैंने बोरान किया है। बोरान जो है ना वो बेहतर है कि आप अगर आपने यूरिया पे अगर करना है तो इजाबियान के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप ये यूरिया नहीं करना और नीचे से यूरिया देना है तो आप इजाबियान और बोरान को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इजाबियान जो है ना उसने पौधे की मुदाफियती सिस्टम बायोस्टिमुलेंट है। ये जितने भी मैंने बताए हैं, सी मैक्स, इजाबियान और क्वांटस जो हैं, ये बहुत अच्छे बायोस्टिमुलेंट्स हैं। ये अमेजिंग रिकवरी की तरफ जाते हैं अगर आप थोड़ा सा उसको फोकस करें। और उसका अगर उसको 2 दिन मिल जाते हैं तो पौधा रिकवरी की तरफ चले जाता है। और साथ अगर आप बोरान वगैरह मिक्स कर लें तो ये अच्छा एलिमेंट है। ये कॉटन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फल ठहर जाएगा उसका वेट इंक्रीज करने में ये हेल्पफुल होगा। तो अभी कॉटन को टाइम आज 6 अगस्त है। तो अभी कॉटन अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप अगर इसको मैनेज कर लेते हैं और बाकी चीज़ें भी, बारिशें वगैरह भी अगर आप देख लें तो कम हो जाती हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी जो जितने भी लॉसेस हैं अगर आप अच्छी तरह इस क्रॉप को मैनेज करें, क्योंकि एयर में मॉइस्चर है, टेम्परेचर माइल्ड है, और आपको जो बारिश का स्ट्रेस है वो, अगर आप नीचे से यूरिया डाल देंगे और एक दो इरिगेशन कर देंगे 15 दिन में, तो पहले पहले इरिगेशन करके अगर आपको लगता है कि अभी पौधे सही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है अभी, एयर में भी ह्यूमिडिटी है, तो ये फेवरेबल जाएगा अगर आप, प्रोवाइडेड कि आप इस मौसम को एक्सप्लॉइट कर लें। मौसम अब कॉटन के लिए इतना बुरा नहीं है। बारिशों का इशू है, मौसम जो है टेम्परेचर तो कम है, और आगे जितनी भी प्रेडिक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमारे साथ मेरे कोलीग हैं उसामा। उसामा, आप तो जो कि फार्मर्स के साथ राब्ते में रहते हैं, इस वक्त फार्मर्स को जो फसल को मैनेज करने में किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मेरे ख्याल में मिस रिक्जा ने भी हाथ रेज किया था। मिस रिक्जा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? प्लीज पहले आप पूछ लें। जी, जी अस्सलाम प्लीज। वालेकुम सर, थैंक यू मच फॉर यू। थैंक यू जाज़िर, सब तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, और उसी प्रॉब्लम्स की तो बात हो रही है जो हम डेली बेस पे फार्मर से सुनते हैं। मुझे पूछना था कि बहुत ज़्यादा हमें सावी के प्लेटफॉर्म से क्वेरीज रिसीव होती हैं बारिश के बाद। अक्सर फार्मर कंप्लेन करते हैं कि उनकी फसल सूख जाती है, पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं और जैसे मुरझा जाते हैं पौधे। तो अब फार्मर कहते हैं कि हम कुछ भी स्प्रे करते हैं लेकिन उसके बाद फिर बारिश का स्पेल आ जाता है। तो इसकी एक तो वजह बताएंगे, क्या ये कोई डिजीज अटैक है या ये बारिश ज़्यादा देर पानी खड़े रहने की वजह से ऐसा होता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई स्प्रे वगैरह करते हैं फार्मर और उसके बाद फिर बारिश हो जाती है, तो इसका कोई ऐसा सोल्यूशन जो हम फार्मर को बता सकें? जी, इस तरह है कि ये जो पौधे सूख जाते हैं ना, ये तो जाहिर है ओवर इरिगेशन, जब 24 घंटे से ज्यादा यानी 48, अगर 12 घंटे भी पानी खड़ा हो जाए ना, तो वो पौधा स्ट्रेस में आना स्टार्ट कर देता है। उसकी रूट्स जो है ना वो विल्टिंग की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। और अगर मुकम्मल 48 घंटे खड़ा हो रहा है तो हो जाता है इसको प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैं पहले ये विल्टिंग की तो एक ये वजह हो गई कि ये पानी खड़ा रहने की वजह से होता है। दूसरी आपने पूछा है कि हम कोई स्प्रे करते हैं तो ज़ाहिर है वो बारिश आ जाती है, उसका एक हल है कि सर खालिद, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आपके एंड पे कोई इंटरनेट का इशू है जाज़िर साहब? हेलो? ख्याल में रिक्जा ऐसे करें, ये क्वेश्चन जो है ना मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को दे दें, डॉक्टर साहब इसका आंसर करें, शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो। जी श्योर श्योर। मेरे ख्याल में शायद कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है।
तो इस वजह से मेरे ख्याल में उसामा साथ है। उसामा आप बताइए, चले तो आप आपस में डिस्कस करते हैं। तो उसामा आप बताइए, ये जो इशू आ रहा है फार्मर्स को इस वक्त फसल में, आप क्या देख रहे हैं, क्या कॉमन इश्यूज हैं, प्रॉब्लम क्या है सर अभी? एक तो जो हमारा फार्मर है ना, वो पानी कितना को निकाले। बात तो फिर वही है कि वो कहता है खालों में भी पानी है। तो उनके लिए भी एक ये बहुत ही प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि 24 अब आज भी बारिश हुई है, 2 दिन पहले इतनी तेज बारिश हुई थी। तो ज्यादा जो गैप आ रहा है ना, वो 24 से 48 आवर्स का ही आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, हमारे पानी भी किधर करें। तो इस वजह से भी प्लांट विल्ट हो रहे हैं। दूसरा ब्रॉन्ज विल्ट का भी बहुत प्रॉब्लम चाह रहा है। और तीसरा जो हमारे पास ना एंगुलर ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लाइट जिसे कहते हैं, और या सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो स्टेम, वो जो गेती काटन थी ना, उसका भी बहुत इशू देखने में आ रहा है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा फंगल अटैक हो रहा है लीव्स पे। तो ये 3-4 जो मेन मेन हाईलाइटेड इश्यूज हैं। उसके बाद जैसिड है हमारे पास, जैसिड का भी अटैक बहुत ज्यादा अभी हुआ हुआ है। इस मसले का देखें, इस मसले का हमारा चूंकि अभी एक्सपर्ट तो हमारे आए नहीं है, लेकिन पानी का मसला जो है, चूंकि बारिशें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी, वो तो अल्लाह की तरफ से रहमत है, अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन ये है कि इसका हल क्या हो सकता है, जो अक्सर मैं भी देख रहा था, हमारे पास जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी रिकमेंडेशन भी यही है कि हम गड्ढा खोदें और उसमें पानी को वहां लेके जाएं। तो चूंकि अभी बारिशें और आनी हैं, चूंकि अभी जो आज 6 अगस्त है, तो इस नेक्स्ट वीक में भी जो है बारिशों की एक एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है पाकिस्तान में। तो अभी हम जिम्मेदारों को कह दें कि जो अगर फर्ज करो खेत के अंदर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर पौधे नहीं होते, या कोई ऐसी नुकरे हैं जहाँ पर पौधे नहीं हैं, तो वहां पर ऐसे कोई जो है गड्ढे खोद दें जिससे पानी एटलीस्ट उस तरफ आ जाए, ताकि उनकी जो खेलें खाली हो जाए। ये इस तरह का कोई हल पॉसिबल है कि नहीं, आप क्या कहते हैं? जी सर, फील्ड फील्ड के जो बन्ने हैं ना, उनके जी 7 पिट्स आप लोग जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चल रही है ना, उसके 7 पिट्स बना रहे हैं, ताकि उधर पानी जो है एक्स्ट्रा वहां पे इकट्ठा हो जाए। वो तकरीबन 6-7 फुट नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब कि 6-7 फुट लंबा गड्ढा खोदते हैं ऐसे सी बन्नों के बिल्कुल साथ साथ। तो सारा जी जी पानी फील्ड का जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो वहां गैदर होना शुरू हो जाता है। और सर यहाँ पे जो दूसरी बात है ना कि पैराविल्ट से न्यूट्रिशन सबसे पहले रूट्स हेयर्स इफेक्ट होते हैं, जो जड़ों के बाल हैं। तो उसके लिए फिर सर ने जो बताया कि आप ऊपर से स्प्रे करें, 2% यूरिया कर सकते हैं, या आप कोई भी ज़ाबियान वगैरह सीमैक्स वगैरह जो स्प्रे कर सकते हैं बायोस्टिमुलेंट। उससे उससे उसके ऊपर से जो थ्रू लीव्स न्यूट्रिशन भी हो सकती है ना। तो जो फोलियर एप्लीकेशन है उससे बहाल हो जाएगी उसकी न्यूट्रिशन। तो वो जो बिल्टिंग का प्रोसेस है ना, वो स्लो डाउन हो जाएगा। आप उसको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप पानी को या तो निकाल सकें, तो या उसको कोई ना कोई उसका हल कर सकें। लो जी, डॉक्टर साहब आ गए, चलें डॉक्टर जहां साहब सब आ गए। जहां साहब हम आपकी गैर मौजूदगी में हमने कंटिन्यू रखी डिस्कशन। हम कह रहे थे कि पानी के मसले को पहले तो पानी कम था और अब पानी ज्यादा हो गया, और पानी अभी आने वाले वक्तों में और भी बारिशें आने वाली हैं। तो उसके लिए क्या ऐसा मुनासिब हल है जो जिम्मेदार अपने लेवल पर कर सकते हैं? तो आप भी कोई जरा टिप बताएं। मैं CCRI वालों, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों की पढ़ रहा था रिकमेंडेशन, उन्होंने गड्ढे खोदने का ही बोला है। तो ये आपने अपने रिसर्च फार्म पर ये एक्सपेरिमेंट किया है? चूंकि फैसलाबाद में भी आपका पानी यहाँ पर ज्यादा देर खड़ा रहता है। कोई है अगर आपके पास फोटो है तो वो हमें फोटो दिखाएं, किस तरह से गड्ढे जो है ना। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, वो गड़े तो नहीं है हमारे हमारे ना इस तरह है कि हमने हमारे वैसे नेचुरली कुदरत की तरफ से थोड़ा सा फेवर ही है कि पानी बिल्कुल जो है ना, हमने जो नक्के शक्के होते हैं ना, वो हमने खोले होते हैं पानी के लिए। जब बारिश आती है हम फौरन हमारा पानी जो है ना, हमने हमारे जो खेतों का जो सिस्टम है ना, कुछ खेत ऊंचे हैं कुछ खेत नीचे हैं, और हमें पानी निकालने के लिए दूसरी साइड पे हमारे फील्ड्स हैं कुछ फार्मर के, जहाँ पे उन्होंने शुगर केन वगैरह लगाया हुआ है, तो हम उधर पानी निकाल देते हैं। तो गड्ढे खोदने वाला सिस्टम हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें हमें ये होता है कि उसमें जो हमारा अगर वाटर चैनल ऊंचा है तो उसको थोड़ा सा गड्ढा खोदने से ये होता है, काफ़ी सारा गड्ढा जो खोद देते हैं हम, तो उससे ये होता है कि पानी बड़ी तेज़ी से जो है ना वो मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन किया था कि वो मैं बता रहा था, वो ईज़ा बयान वगैरह की बात हो रही थी कि वो गिल्टिंग का पूछ रहे थे।
तो विल्टिंग ज़ाहिर है वो पानी की वजह से ही है। और दूसरा इस मौसम में ना एक डिजीज़ आती होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। तो वो उसमें एंगुलर स्पॉट्स होते हैं, वो बोल्स तक भी पहुंच जाता है। उससे भी बाजू का फील होता है कि पौधा विल्ट कर रहा है, उसके लीफ ड्रूप कर जाते हैं। तो उसके लिए जो है ना इस मौसम में और टिंडों को गलने से रोकने के लिए आप ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरह ही कॉपर प्लस कसूगा माइसिन भी 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ये पैकिंग मिलती है, ये भी किया जा सकता है। तो ये जो टिंडे का गलने का अमल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वो फंगस वगैरह जो है ना वो ग्रो नहीं करती। तो डॉक्टर साथ साहब आप जो नाम है जरा रिपीट कर देंगे, जरा फिर जी दोबारा कॉपर रिपीट कर देते हैं कॉपर फिर। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम्स पर एकड़ और कॉपर प्लस कसूगा माइसिन। जी। और ये जो बारिश बार बार होती है और हम स्प्रे कर रहे हैं और वो जो है हमारा स्प्रे सहारा ज़ाया चला जाता है। तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा था, वो मैडम ने पूछा था। तो इसके लिए ना एडजुवेंट मिलता है, एडजुवेंट स्वाद एग्रो का, बिटसिट के नाम से। तो अगर आप उस एडजुवेंट को यूज़ कर लें तो वो आपके रिजल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो आपको जो आप लेना चाह रहे होते हैं वो तो नहीं आते, लेकिन ये होता है कि बहुत जल्दी वो जो है ना दवाई ज़ाया नहीं होती उससे। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, 7-8 घंटे मिल जाते हैं, तो बिटसिट के साथ एडजुवेंट मिलाने से और और अगर आप कोई चीज़ सिस्टेमिक यूज़ कर रहे हैं और साथ एडजुवेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम एडजुवेंट यूज़ कर रहे हैं इसी बात के पेश नज़र। और दूसरा ये जितनी बारिशें हो रही हैं तो वाइट फ्लाई नहीं खत्म हो रही, तो इसको भी साथ कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज फसल काली हो जाती जी जी, वाइट फ्लाई वाला क्वेश्चन पूरा है, इसके ऊपर हम आपसे पूछना चाहेंगे। वाइट फ्लाई का जो जो कि पहले वैसे कोलीग एक बात कर रहे थे कि जो अर्ली सोइंग थी ना उनमें उसका इंग्लिश में सर लीफ स्पॉट कह लें या पत्तों का जो पत्तों के ऊपर जो काला हो जाना पत्तों का, इंग्लिश में से वो जो सर्कोस्पोरा कहते हैं। तो उसका अटैक सर्कोस्पोरा जो है मतलब और साथ में आपकी जो वाइट फ्लाई है, ये दोनों पैरेलल आती हैं या ये दोनों मतलब एक एक दूसरे के बाद आती है? है। ये जब वाइट फ्लाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो फिर वो एक मटेरियल सा छोड़ती है और वो मटेरियल जो है वो ज़ाहिर है वो उसके बाद फिर फंगस ग्रो करनी शुरू कर देती है। यानी पहले वो ग्लिसनिंग अच्छा। सी होती है, चमक चमक सी पैदा होती है और फिर उसके बाद वो पत्ते काले होने शुरू हो जाते हैं। तो उसका तो यही हल है कि कोई डिटर्जेंट वगैरह प्रेशर से यूज़ किया जा सकता है। यानी जैसे कोई सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, तो वो मैंने देखा भी था कि लोग जो है इसको करने के लिए सर्फ वगैरह के 1-2 चम्मच डाल के एक टैंकी में ज़रा प्रेशर वाली मशीन से वो धोई भी जा सकती है। तो लेकिन ये है कि ये उसी वक़्त मुमकिन है कि जब अगर आपकी बारिश होने वाली है और आपके पत्ते भी काले हुए हैं, तो आप पहले डिटर्जेंट का स्प्रे करें प्रेशर से। अगर बारिश पड़ जाए तो वो ऑटोमेटिकली धुल भी जाती है। तो ये भी एक हल है उसका। बाकी इसके लिए कोई अगर फंजीसाइड करेंगे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है फंजीसाइड वगैरह की इसके लिए। तो डॉक्टर साहब इसमें डिटर्जेंट की जो बात की है, तो ये क्या टेस्टेड है फार्मूला? ये ना हो कि उसकी फसल खराब हो जाए, तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं, में नहीं, डाल दिया तो फसल जल जाए। वो ऐसा नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना। अगर आपने 20 लीटर की एक टैंकी है ना, तो वो भी थोड़ी सी एक चम्मच से डाल लें, क्योंकि वो सारी तो काली नहीं हुई होगी ना, जहाँ जहाँ से है वो थोड़ा थोड़ा करके वो चेक करें। प्रूवन नहीं है वैसे, लेकिन वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड मैंने यूट्यूब पे भी देखा है मुख्तलिफ जो ये डैमेजेस हैं फंगस के, उसको करने के लिए डिटर्जेंट ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि इसका कोई रेफरेंस है मेरे पास, तो वो रेफरेंस है सच नहीं मैं कह सकता, खराब नहीं होगी फसल वैसे उससे। तो फिर मेरे डिटर्जेंट साहब आपने ये हम कह दें कि अगर फर्स्ट कोई इतना अटैक है तो मतलब आप इसमें इकोनॉमिकल जिसकी बात करते हैं, तो उसको कोई घबराने की हाँ जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगे, पत्ते वो गिर गए तो नए आ जाएंगे, कुछ ऐसी बात बता दें। जी जी। जी जी जी, ऐसे ही है। मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देता हूँ। एक हमारी फील्ड था, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसमें वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो वो
हम स्प्रे कर रहे थे, लेकिन वो किसी जो हाथ मैनुअल स्प्रे करते हैं, जहाँ पे हमने मैनुअल स्प्रे किया था, तो वहाँ पे कॉटन काफी ज्यादा काली हो गई थी और वो ऐसे लग रहा था कि शायद ये रिकवर ना करे। तो ये होता है कि अगर वो पुराने लीव्स हैं, वो सारा उन्होंने आखिर में डेड ही होना होता है, तो लीव शेड कर देने हैं और नए पत्ते आ जाने हैं। तो ये हुआ था कि हमने उसको पहले व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल किया, अच्छी तरह स्प्रे किया उसको। वो आदमी से रह गई थी उतनी जगह, वो एक कनाल जगह खराब थी या दो कनाल जगह, वैसे तो ज्यादा भी होता कई दफा भी। तो हमने इस तरह किया था कि उसको बायोस्टिमुलेंट किया और व्हाइट फ्लाई कंट्रोल किया, और फिर उसका रिपीट स्प्रे करके व्हाइट फ्लाई जब खत्म हुई है, तो ठीक तो तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर जो है ना जो है ना वो कॉटन ने रिकवर करना शुरू कर दिया। उसमें बहरहाल हमने उस वक्त सर्व वगैरह अप्लाई नहीं किया था, इस साल हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है। तो वो उसे मतलब ना बेहतर ही रिजल्ट आया, वो कोई खराब नहीं हुई। ये है कि बाद लोग कहते हैं कि दवाई के साथ मिला के भी वो सर्व थोड़ा सा डाल दें तो वो दवाई स्टिक कर जाती है, तो ये बहरहाल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इसके लिए एडजुवेंट मौजूद है, एडजुवेंट डालें दवाई के लिए। और ये जो फंगस के लिए, इसके लिए ज़्यादा पानी का स्प्रे भी अकेला किया जा सकता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली मशीन है, तो पानी प्रेशर वाली मशीन से पानी स्प्रे करके उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं इसमें। बाकी परेशानी की बात नहीं, ये ठीक हो जाती है वाटर। हाँ जी, अभी बहुत टाइम शुक्रिया। भी है काफी। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा जी, आज ही आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कपास पे जो है इस बारिशों ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए हैं। तो इस हवाले से मैं ये बात आपसे भी पूछना चाहूँगा सर। हमारे लिया में मेरे पास 2-3 फार्मर ऐसे हैं जिनका जो फील्ड है वो क्लेई सॉइल वाला था, और इस हवाले से जब बारिशें हुई तो उनके फील्ड में बहुत सारा पानी जमा हुआ और वाटर लॉगिंग कंडीशन बनी, तो उनकी जो फसल है वो विल्ट होना शुरू हो गई। तब मैंने वहाँ पे उनसे यूरिया का स्प्रे वहाँ पे करवाया, और एक दूसरे फार्मर से जिसका सेम यही इशू था उस पे जिंक अप्लाई कराया, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो खातिर का रिजल्ट नहीं है सर इसके, जो हमने यूरिया का और जिंक का ये जो स्प्रे करवाया है। तो इस हवाले से सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब कौन सा उनको तरीका बताएं जिससे उनकी जो फसल है वो रिकवर हो। अभी भी वही कंडीशन बनी हुई है जिस तरह पहले थी बारिशों के बाद। इस तरह इस हवाले जो से आ- डॉक्टर साहब बताइएगा। हाँ अगर जी, तो आपके पास अगर फोटो है, तो दिखा सकते हैं जरा? अब मैं आपको ऐसे बनाता हूँ को होस्ट, अगर आप पिक्चर दिखा दें डॉक्टर साहब को। तो वैसे मैं कहा जिंक की तो शायद डॉक्टर साहब बात नहीं कर रहे थे, बोरान की बात। जी जी, जहाँ से साहब सर। जी मैं ये कह रहा तो हूँ कि डॉक्टर अगर तो साहब पानी अभी जी जी डॉक्टर साहब अभी कंटिन्यू अगर करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो अभी तक पानी खड़ा है, तो फिर आप चाहे 1,000 न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, तो वो जब तक वो वतर कंडीशन में नहीं आएगा, वो कोई भी न्यूट्रिएंट टेकअप नहीं करेगा, वो न्यूट्रिएंट नीचे चला जाएगा। ठीक है। और यूरिया की एप्लीकेशन जाहिर है, अगर आप ऊपर अप्लाई करेंगे तो नीचे उसकी भी जो शर्त है वो यही है कि आपका पानी नहीं खड़ा होना चाहिए सॉइल में। ये नहीं है कि पानी 3 दिन से खड़ा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो। हाँ, दूसरी बात है, अगर उसका पानी निकल गया है, तो आपको कितने दिन हुए हैं ये एप्लीकेशन किए हुए? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन देर इज, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने अभी अप्लाई किया और अभी 24 घंटों में ये इसकी ना रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है, प्लांट ने टाइम तो लेना होता है। बाज़ औक़ात प्लांट्स 20 से 25 दिन भी ले जाते हैं रिकवरी में। तो ज़ाहिर है एक बीमार चीज़ है, उसकी रूट्स डिस्टर्ब है, वो रूट सिस्टम दोबारा से रिवाइव करेगा, दोबारा से उसको बहाल करेगा, उसकी बहाली होगी तो वो क्रॉप चलेगी ना। तो आप इसके लिए ये है कि ये अगर वो पानी नहीं है तो फिर उसको आप अगर यूरिया से मुतमिन नहीं है, अगर आपको लगा है कि ये यूरिया से नहीं सही हुआ, अगर तो क्रॉप पीली थी तो यूरिया आपने अप्लाई किया है तो वो नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर ये है कि आप स्वाद एग्रो का उनका हाईके गोल्ड है वो स्प्रे करें, या फिर आप एनपीके किसी भी अच्छी कंपनी का लेके वो स्प्रे करें, और साथ इज़ा बयान मिलाएं उसको, तो फिर रिकवर करें। अगर पानी सूख गया हुआ है, अगर पानी बीच में खड़ा है, तो ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि पानी खड़े में पौधा रिकवर करेगा। कभी भी पानी खड़े में पौधा रिकवर नहीं करेगा, बल्कि पौधा बिल्डिंग की फॉर्म में ही रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलें डॉक्टर साहब आगे कंटिन्यू करते हैं
डॉक्टर आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम जरा इनसे ही पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि स्पेशली जिम्मेदारों को इस वक्त जो फसल की देखभाल में बारिशों से जो नुकसान की जो वो बहुत परेशान है, तो उस परेशानी के लिए आपकी तरफ से कोई क्या सजेशन है, और कितने दिन तक, अगर आप आने वाले दिनों में और बारिशें आने वाली हैं, तो इस सिलसिले में पहले से क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं? डॉक्टर साहब आसिफ साहब, मुझे चूंकि आपके एक्सपर्टीज का इल्म नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ दिया है। और मीनवाइल मेरी टीम, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले फेसबुक से जो हम पूछना चाह रहे हैं, तो वो जरूर पूछिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी डॉक्टर। अच्छा, ऐसे है जो बारिशों के मौसम में पहले तो ये है कि सबसे पहले जब बारिश होती है तो हमने फसल में पानी खड़े नहीं होने देना। जो पहले भी एक किसान भाई ने सवाल पूछा, उसमें लगता यही है कि जैसे उन्होंने बताया उनकी सॉइल जो क्लेई नेचर की थी, और मेरा नहीं ख्याल, और उन्होंने पानी का बर वक्त उससे निकास नहीं किया। जैसे कि जहांजेब साहब ने बताया, पहले तो उसके जो नक्के वगैरह खोल दें, पानी उधर निकल जाए। और जो आप पूछ रहे थे जो साइडों पे गड्ढे, वो इस सूरत में है कि अगर आपका खेत जरा नीचा है तो उसमें ड्रेनेज इस तरह नहीं है कि वाटर चैनल से पानी निकल जाए, तो 10 ज़रब 6 फुट के गड्ढे जो है ना दोनों साइडों पे खोदते हैं ताकि पानी सारा वहां आ जाए। और ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में ये पीटर पंप से भी पानी निकालना चाहिए, क्योंकि 48 घंटे के बाद पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का किसान भाइयों को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए कि फसल में पानी नहीं खड़े होने देना चाहिए। एक तो पहले वो अपनी ये इस तरह ड्रेनेज करें, और अगर उनकी क्लेई नेचर की सॉइल है तो शायद ये ऐसे गड्ढे बना के और ये पंप के ज़रिए पानी निकालें। ये अगर वो ऐसी सूरत-हाल होती है तो अपने आप को एक इमरजेंसी की सूरत-हाल में समझें और अब फिल फॉल खेत से पानी निकालें। तो पानी निकालेंगे तो फिर ये जो यूरिया, ज़िंक वगैरह, इनका जो असर तभी होगा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले आपने ये प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये है। और इसी तरह बारिशों के जो जैसे हमें अब प्रेडिक्शन का निज़ाम है, पहले ही पता चल जाता है कि स्पेल आने वाला है। तो इसमें वो जो है किसान भाई अपने खेत में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये वीड्स को हटाना और गोडी वगैरह, ये पहले वो कर लें, क्योंकि इसके बाद ये बारिशों से और भी वो वीड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी ये इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी बढ़ता है। और आजकल ये सीएलसीवी का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये और ये जो है हम ये जो यूरिया का स्प्रे या ये जो ग्रोथ स्टिमुलेंट है, ये उस मामले में बहुत ठीक है। अगर आपकी फसल पे पत्ता मरोड़ वायरस का कोई अटैक है तो इसका जो इलाज यही है कि उनकी ग्रोथ को बेहतर किया जाए। अगर इन केस बारिशें वगैरह नहीं है तो खाद पानी दे के उसे चलाएं, ऊपर से फोलियर स्प्रे करें, तो ये जो वायरस से आपकी फसल निकल जाएगी। दूसरा, ये आजकल ये बायो पेस्टिसाइड जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाले, वो भी काफ़ी अपना कर रहे हैं। इसमें अब सबको पता है कि जो है पिंक बोलवर्म भी एक्टिव होगा। तो ये जो पीबी रोप्स वगैरह है वो भी किसान भाई लगाएं, इससे खातर खा उनके जो ये नुकसान नहीं कर पाएगा। इस तरह जिनसी फंदे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिकमेंड कर रहा है, पेस्ट वार्निंग वाले भी वो अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं और ये स्टिकी पैड्स की भी चला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी अगर ये इस्तेमाल करें तो उनकी कपास की पैदावार बेहतर होगी। और ये जो केमिकल्स हैं इनका जो इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसकी ग्रोथ पे, वो भी कम होंगे। तो ये इन चीज़ों को अगर ये साथ लेके चले, फॉर एग्जांपल अब ये जो है, जो हम पिंक बोलवर्म की मैनेजमेंट के लिए बता रहे हैं, ये जो जिनसी फंदे हैं, तो इससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होती है और ओवरऑल इनका एक्सपेंस भी कम होगा। एक दफ़ा वो पीबी रोप्स लगा ले तो 3 माह तक इसका ना कंट्रोल रहता है। तो ये इंशाल्लाह इसी में उनकी जो मैच्योरिटी तक, इसके बाद उनको ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ये कितने पीवी रोप्स लगेंगे 1 एकड़ के अंदर, और किसी पे ये कितनी 1 लागत एकड़ का खर्चा कोई 2700-2800 रुपया है। ये इसमें जो एक हमने तो कैंजो वालों के ये लगवाए थे, इस साल फिर लगवाए हैं, तो इससे पिछले साल भी हमें फायदा हुआ है। अभी तो फॉर्चुनेटली ये जो एक्सटेंशन वालों का डाटा भी है वो भी ये शो कर रहा है कि अभी तक जो पिंक बोलवर्म का इतना अटैक नहीं है। लेकिन अब
कुछ जगहों पे ये देखने में आ रहा है कि ये पेस्ट एक्टिव हो रहा है। तो इसके इसकी मद्देनजर निशानदेही डॉक्टर साहब रखते हुए कैसे करेंगे? पहले थोड़ा सा बता दें कि पिंक बॉलवर्म की जी निशानदेही कैसे फार्मर करें, तो पता हो कि वाकई जो है ये इसको अपनी उर्दू में क्या, पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? जी। जिनसी फंदे कहते हैं, जिनसी फंदे। ये असल में मेल डिस्टरप्टर होते हैं, ये कोई फेरामोन्स यानी कि उसमें ऐसी खुशबू होती है फीमेल की, तो मेल वो समझता है कि यहीं पे ब्रीडिंग के लिए वो फिर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। तो ये और इसी तरह ये जो पिंक बोलवर्म है, ये जो अमेरिका में सूडो मेल के जरिए उन्होंने इसको 2018 में अपने मुल्क से खत्म कर दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी है, लोग इसका इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज़ाहिर बहुत बड़े पैमाने पे बजट और ये इसके इश्यूज हैं। तो ये भी है कि लोगों ने इसकी मैनेजमेंट से अपने जो है इसको टोटली अपने मुल्क से ख़त्म भी किया है, इसकी भी मिसालें मौजूद हैं। तो ये प्रिकॉशनरी होते हैं और ये एक तो अगर ये लोग लगा लेते हैं और उसका अटैक नहीं होता, उनके जो यील्ड में भी इजाफा होगा और कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखें तो उसका उनको काफी फायदा होगा, उनके फूल जाया नहीं होंगे। अब जो सितंबर का फ्लश आना है, इसमें ये हम अपने कपास की ये बेहतर मैनेजमेंट करें तो इंशाल्लाह कपास की बड़ी बेहतर, और इस दफा रेट भी अच्छा चल रहा है, तो रेट की वजह से भी फार्मर काफी अब 6% जो तो पिछले साल से जो ओवरऑल बढ़ा है, पंजाब में एरिया बढ़ा है, हमारे फैसलाबाद में एरिया बड़ा है अंडर कल्टीवेशन, सिंध में कम हुआ है अब पानी की वजह से। अब देखिए हम तो हर फोरम पे ये अब किसान भाइयों को भी इसलिए बता रहे हैं कि जो बिग रेजरवायर है वाटर के, जैसे कालाबाग डैम है, असम्बलियों में भी इसकी आवाज उठती है, तो जहाँ कहीं इन्हें भी मौका मिलता है ये भी अपनी आवाज उठाएं। जो इनके इलाके में ये जो सियासी लोग हैं, इन पे एक शऊर, एक मुहिम चलेगी तो इससे कोई बेहतरी होगी। अब ये जो इतना पानी है जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का है, और हम 27 से 29 मिलियन एकड़ फीट जो पानी वैसे भी फेंक रहे हैं समंदर में, तो इंडिया भी इसका शोर मचाता है। तो हमें कोई रेजरवायर बनाना चाहिए। अब ये जो इतना पानी है जिससे अब हम इस तरह तंग हो रहे हैं, अगर वो हमारे वाटर बॉडीज रिचार्ज हो जाएं, और अभी भी अगर हम शुरू करें वो कालाबाग डैम बनाना तो 10 साल लगेंगे। तो बस ये फिर ये तो नहीं अब हमने हर चीज छोड़ देनी कि जी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ने तो बंदे को सोच भी दिया है। तो फार्मर से भी हम ये कहते हैं हर जगह, जैसे आप देखें सिंध में 40 आपके प्रोग्राम ने हमें बताया था 48% वाटर की शॉर्टेज हुई है, और अब जी जो जी जी, पानी बिल्कुल संभाला याद नहीं पड़ा जा ना रहा है। कि हम जब मई में जब ये प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त हमारा यही रोना धो जी रहे थे जी, हम कर वक्त के जी पानी की कमी हो गई है, तो ये पानी की कमी, अलग। उसकी वजह से वो सिंध में कल्टीवेशन आप देखें कम हुई है। नहीं तो अभी हमारी जो कपास की एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो ज्यादा होना था, अब जो 6% पे आया है, ये पंजाब में ज्यादा, सिंध में कम, इसलिए वजह से हुआ है कि वहाँ एट द टाइम ऑफ सोइंग वो वाटर अवेलेबल नहीं था। आपके प्रोग्राम में ही हम बता रहे थे, और अब हम ये 2 महीने बाद ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी पानी से इसको निकालना कैसे, इससे जान कैसे छुड़ानी है। तो ये सारी मैनेजमेंट में आता है कि अगर हम इस पे भी और आपके इन्हीं प्रोग्राम की वसातत से हम, जाहिर बात है लोग इसके नोट लेते हैं। इवन हमारे पीछे ये हमारे रिसर्च का कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो हम उसके बारे में आवाज उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो एजेंसी के लोग आते हैं, वो हमसे फीडबैक लेके जाते हैं। तो ये जो भी हम आवाज उठाते हैं, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, तो हमारी आवाज ये ऊपर तक जरूर सुनी जाएगी इंशाल्लाह। तो हमें ये हमारा एक कौमी फर्ज भी है कि इस पे हम अपनी आवाज उठाएं ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से। डॉक्टर साहब तो किसान इसके भाइयों पीछे को जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये फसल सिर्फ अभी कॉटन नहीं लिया, आगे हमने इसके बाद हमने गंदम की फसल भी लेनी है। तो किस तरीके जी से जी मतलब हम इसको जो एक हम जमीनी उसे क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो वो एक ऐसे तरीके हैं, मजबूत तरीके हैं जिनको जहन में रखा जाए ताकि आने वाले वक्तों में, जैसे आपने पानी की बात की, एक तो पट्टियों पे काश्त है, अब मेरे कपास में भी लगभग 80% या इससे ज्यादा, मेरे में आप सही करेक्ट मुझे बता सकेंगे कितने एरिया में जो है वो सिर्फ पट्टियों पे काश्त होती है? अगर नहीं होती तो पट्टियों पे जाना चाहिए ताकि हम पानी को इस तरह की सिचुएशन में अपनी फसल को बचा सकें, इसके बारे में बताइए। जी, हम तो बेड ये सोइंग ये पॉपुलर भी है, लोग इस अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसमें 30% जो बाय स्टडी ये रिपोर्टेड है
के पानी की सेविंग होती है। और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है जैसे वाटर लॉगिंग, और इसमें ज़ाहिर बात है हमने पानी खड़ा नहीं होता, तो इसमें भी बहुत फ़ायदा है। वो वाटर चैनल से हम ईज़िली इसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो हम तो फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल वो जो है ये बेड सोइंग करें। फ्लैट सोइंग अब एक तो इसमें पानी का भी ज़िया है, उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर जो है वो कम है, ज़्यादा है जो बेड सोइंग है। लेकिन जो पानी की मिकदार वो कम लगती है, जल्दी खेत भर जाता है। दूसरी तरफ आपको काफ़ी, और अब तो मैं हमारा इंटरेक्शन रहता है, फार्मर तो पानी जो अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहा, जो बिजली के रेट हैं और जो ये अब फ्यूल प्राइसेज़ हैं, तो ये पहले जो चावल कई लोगों ने इसलिए नहीं लगाए कि इन्हीं इलाकों में भी लगा लेते, जो कि रिकमेंडेड भी नहीं है। हम ज़ोनिंग की भी बात करते हैं, जो राइस वाला एरिया वहाँ बारिशें, अब वो उन्हें कोई मसला ही नहीं है, बल्कि वो खुश हैं, बारिशें हो रही हैं, चावल को जितना मर्ज़ी पानी हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन इलाकों में भी लोग चावल पे तवज्जो देने लगे, वो इसकी प्राइस के इशू था, लेकिन अब कोई सूरत हाल बेहतर है। इस साल फार्मर्स कपास की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं, और इसका ये इनका एरिया भी हमारा जो 16% के करीब हमारा जो पंजाब में एरिया बड़ा है। फैसलाबाद में बिल्कुल जैसे हम आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये छोड़ते जा रहे हैं, वो जो उनको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो और इकोनॉमिक्स की जो सूरत हाल होती थी, और जो ये शुगर केन को प्रमोट किया है, वो तो हम बार-बार कहते हैं। तो एप्टमा को भी हम इसी प्लेटफ़ॉर्म से कहते हैं कि वो अपनी रिसर्च के लिए भी फंडिंग करते हैं। फार्मर्स को इनपुट्स में भी वो सपोर्ट करते हैं। तो एप्टमा को भी चाहिए कि हमारे को रिसर्च में अपना रोल प्ले करे। ये नहीं है कि बाहर से अब इम्पोर्ट कर लें। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अब जो आजकल की सूरत हाल है, तो आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि हम अब $2 बिलियन की हमारी शॉर्ट हुई है इम्पोर्ट, तो कुछ स्टेबिलिटी आई है। तो ये जो कमोडिटी जो हम इजीली यहाँ पे जी जी, प्रोड्यूस क्या कर बात। सकते हैं, अगर हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो इसमें, तो इस आपके प्लेटफॉर्म से मैं उसमें डॉक्टर साहब एप्टमा वालों ये को भी जो कहना उस दिन चाहूंगा। हमारा एक पिछले जी पिछले हफ्ते ना हमने इससे मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया था इसके जी ऊपर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM पे। जी तो बहुत अच्छी बात की हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ अली साहब थे मनसूआ यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने यही बात की कि जिस तरह से अभी कमाद के सिलसिले में जो शुगर मिल रहे हैं, उन्होंने फार्मर के साथ एक राब्ता डेवलप किया है जी कि उन्होंने पहले से जाते हैं, उसको बताते हैं कौन सी वैरायटी लगाएं, और फिर उसकी फसल भी खरीदते हैं उससे, उसको बीज भी प्रोवाइड करते हैं, उसको सीड भी देते हैं, जो जो चीज़ें हैं। तो इसी तरह जो है, अगर हमारी आज चुके इस प्रोग्राम को हमारी सब लोग देखते हैं, एप्टमा भी देखती है या हमारे टेक्सटाइल मिल वाले भी लोग देखते हैं, तो अगर वो ओनरशिप लें, वो कम फॉरवर्ड हों, और उसके लिए सावी हाजिर है। सावी जो कि फार्मर के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रही है। तो आइए जी मिलके हम उन एरियाज को डेवलप करें, वहाँ फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्ड करें। ठीक है जी। ये काम जो है इल्म के बगैर नहीं हो सकता। इल्म को हमें समझने की जरूरत है, जमीन के, पानी के, पौधों की जो हेल्थ है, सबको समझने की जरूरत है। समझेंगे तो आने वाले वक्तों में, चूंकि जिस तरह से मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, हमें इसका हल निकालना होगा, वरना इसका आने वाले वक्तों में हमारे लिए ये जो एक ऐसी जो फसल है जिससे हमारी पैदावार मतलब जो जिससे हमारी एक्सपोर्ट आती हैं, हमें बाहर 60 से जो है डॉलर आते हैं, तो वो इफेक्ट होंगे। तो मैं इससे आपसे ये बयान लेना चाह रहा था कि आप इसके बारे में मतलब इस तरह का जो जिम्मेदारों के साथ एक तल्लक है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आए। आप तो फैसलाबाद में मौजूद हैं, फैसलाबाद सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भरा हुआ है। तो उनके लिए ये हमारा साबिक की तरफ से मैसेज होगा कि हम हमारे साथ आइए, हम मिलके उन इलाकों में जाएं, फार्मर के साथ एक किस्म का रिलेशनशिप डेवलप करें। और आज चूंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हम डिजिटल जो हम कहते हैं, हर घर में मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड है, तो हम उन्हें वो की मैसेज दें, एक किस्म का रिलेशनशिप डेवलप हो जाए फार्मर का और उस जिम्मेदार का और उस इंडस्ट्री के लोगों का। जी प्लीज डॉक्टर साहब, आपने बहुत जी अच्छा जी पॉइंट उठाया, बिल्कुल, इसलिए मैंने मैं इसमें सॉरी आपकी इस नहीं बात किया। से बिल्कुल एग्री करता हूँ। डॉक्टर आसिफ अली मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सुपरवाइजर भी हैं, ये जहांजेब साहब के भी उस्ताद हैं। तो माशाल्लाह उनका बड़ा एक्टिव रोल है ये इसके बारे में। वो कपास पे शुरू से उनका इस पे फोकस है, वो बल्कि इधर खानेवाल के बेस्ड हैं, तो काफ़ी उनकी नज़र है इस पे रहती है। तो बिल्कुल हम तो हर जगह पे इसको
कहते हैं, बल्कि आपने एक दफा एक एप्टमा के किसी बंदे को भी बुलाया था यहाँ पे अपने सावी के प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह के अगर आप किसी बंदे को अब जो जो हमारा जाहिर बात है, मे भी उन्हें इस बात का इतना इल्म ना हो, वो फंडिंग थोड़ी बहुत तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब शुगर केन मिल्स जो है, देखें अब पर एकड़ यील्ड उनकी बढ़ गई है, शुगर रिकवरी पे वो काम कर रहे हैं, वो अपने जो उनके मिसाइल है वो भी लेके आते हैं, फिर उन्होंने कोई बोर्ड भी बनाया है जो उसको भी वो चला रहे हैं। तो ये इनके लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये कोई इतना मसला नहीं इस, और ओवरऑल जो वो डॉलर्स में लेंगे यहाँ पे, वो जो है हमारी जो प्रोड्यूस है वो ले सकते हैं। सिमिलरली आप ये मिसाल देखें गंदम में, अब हमारे, अब पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं, लेकिन अभी वो बड़े खुशी से बयान कर रहे थे कि हमने अपने फार्मर से बड़ी गंदम सस्ते दामों खरीदी है। तो अगर इनकेस हमें इंपोर्ट करनी पड़ती तो हमें इतने पैसे ज्यादा देने पड़ने थे। तो ये अवेयरनेस अब हर सतह पे, और जो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल है, वो हर बंदा परेशान है, इन्वेस्टर परेशान है। अब कुछ अल्लाह का शुक्र है, कोई बेहतरी आई है, हमें तो अपने मुल्क की बात करनी है। पाकिस्तान से हम हैं, और जाहिर बात है जो हम सारी, ये आपका भी ये प्लेटफॉर्म, ये कोशिश, ये सारी, और ये फार्मर्स को हम एजुकेट कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली टाइम पे बता रहे हैं कि ये अपने प्रैक्टिसेस करें। तो ये सारा कुछ इसी लिए है कि हमारे मुल्क की जो पैदावार बेहतर हो और इकोनॉमिक सूरत हाल कोई बेहतरी की तरफ जाए। तो मैं इसको बिल्कुल, आप भी कोई बंदे जो एप्टमा के एक पहले मुझे याद है जब हमने पानी की कमी और इस पे प्रोग्राम किया था, तो वो शायद उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी जी अपनी कोई इनपुट दी थी। तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में इस तरह का कोई प्रोग्राम करें तो हम ज़रूर उसमें अपनी उनको इस पे की तरफ बताते हैं कि जैसे उन्होंने अपना ये मसला हल किया है, तो ये भी कुछ, वो तो सिंपली ये कहते हैं हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारे अब जो बहुत अच्छी तरह जैसे कहते हैं नोश्ता दुआर है कि भई हर पता चल गया कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हमने अपने आप को स्ट्रेंथन ना किया, तो श्रीलंका की मिसाल भी सामने है, और ये जो सारी सूरत-हाल, तो बड़ा एक डिज़ास्टर होगा। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो सर, हमें इस वक्त मैसेज आ रहे हैं फेसबुक से, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। एक तो फिर उनका क्वेश्चन जो बार बार वापस आ रहा है वो है आपके कि बारिशों के बाद जो जड़ी बूटियां आ जाती हैं उनके बारे में उनका एक सवाल है कि उसके लिए जो कौन सी वीडिसाइड अच्छी है जो स्ट्रेस लेस हो, जो स्ट्रेस ना दे, और 80 से 90 दिन की फसल है। तो उसके बारे में एक तो ये बताइए, शेख हयात साहब ने सवाल पूछा है। जी, इस तरह है कि अगर 80 दिन 90 दिन की क्रॉप है तो जो है इनकी जाफर वालों की टॉप केयर अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो इससे ज़्यादा सेफ कोई प्रोडक्ट नहीं। अगर आपने शील्ड लगा कर करनी है तब भी ठीक है, नहीं भी लगा कर करनी, बस थोड़ा सा एहतियात कर लें, बंदा ज़रा समझदार हो तो 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से यानी 6 टैंकियाँ बनेगी इसकी। तो अगर आप 6 टैंकियाँ इसकी बन जाएँ तो आई होप के बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। और बाकी जो है लोग ग्लाइफोसेट भी करते हैं साथ, उसमें कोज़ैलोफॉर्म जो है वो 100 ml फी टैंकी और 200 से 250 ग्लाइफोसेट डाल के भी करते हैं। लेकिन मैं लेकिन सजेस्ट करूँगा ग्लाइकोसेट कि का सर, ग्लाइकोसेट में क्या हमें केयर करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर फसल के ऊपर गिरी तो उसमें जलने का है, तो शील्ड लगानी पड़ेगी। हाँ, ग्लाइफोसेट जो है उसमें आपको शील्ड लगानी पड़ेगी, और जो हम नोज़ल यूज़ करते हैं, जो स्प्रे करने वाला बंदा है वो अपना हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर, अगर तो वो टक वाली नोज़ल यूज़ कर ले जो कि हम वीडीसाइड के लिए यूज़ करते हैं गंदम के लिए, और हाथ बिल्कुल नीचा रखे, तो उसकी फुहार जो है वो 2 फुट से ज़्यादा नहीं जाती। तो 2.5 फुट का बेड होता है, तो वो 2 फुट से ज़्यादा नहीं जाती। अगर वो शील्ड लगा के कर लेगा तो बहुत बेहतर है। अगर हम तो वैसे रिकमेंडेशन तो शील्ड लगा के ही होती है, लेकिन हमारे कुछ जो काम करने वाले हज़रात हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। तो होपफुली मैं कल एक वीडियो भी बनाऊँगा, तो उसमें जैसे वो स्प्रे करता है टॉप केयर का, उससे ये है कि पौधों पे बिल्कुल नहीं पड़ती, और वो ना जड़ी बूटियाँ भी 5-7 दिन में ख़त्म हो जाती हैं।
और बहुत ज़्यादा अगर गीला हो फिर तो नहीं हम स्प्रे करवाते, अगर वतर कंडीशन में हो फिर हम वो स्प्रे करते हैं, तो रिजल्ट उसी के अच्छे हैं। उससे ये है कि ये ढीला वगैरह भी खत्म हो जाता है, तकरीबन हर तरह की जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं। जी एक और क्वेश्चन भी पूछा है हमारे एक साथी ने। वो कह रहे हैं कि जी हमें खादों के बारे में आप फिर बताएं जरा, ये फिर हमारा प्रोग्राम दोबारा थोड़ा सा ऊपर सुन लें। कॉटन के लिए आइडियल फर्टिलाइजर कौन सा है? हाँ जी। आइडियल तो ये है कि आपने अगर फास्फोरस उसकी पूरी की है पहले से, तो सबसे आइडियल तो ये है कि पहले उसकी आपने पहले खादें क्या डाली हुई हैं वो हमें पता होना चाहिए। ये तो नहीं हम कह सकते कि कोई भी खाद जो है वो आइडियल है जबकि हमें उसके सॉइल हेल्थ का और एनालिसिस का ना पता हो, यानी ज़मीन की सेहत और उसकी साख्त और साथ उसमें जो रिपोर्ट होती है सॉइल की वो ना हो तो हम रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकते। लेकिन जो मैं इस मौसम के हवाले हवाले से बता देता हूँ कि जो सबसे जो वो है ना इस वक्त खाद जो यूज़ कर सकते हैं वो हम ज़बरदस्त यूरिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अमोनियम नाइट्रेट गुआरा जो है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वो इस मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से आपको कोई भी फोलियर एप्लीकेशन साथ करते रहे अगर बहुत अच्छी प्रोडक्शन लेनी है आपको। अगर नॉर्मल प्रोडक्शन लेनी है तो फिर यूरिया डालिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये अभी कुछ यहाँ पे ग्रुप में कुछ कोलीग पूछे हैं वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए पेरिप्रोक्सोफिन यूज किया था लेकिन उसके कोई फिर यूजफुल नहीं रहा, उसका फायदा नहीं रहा, तो जी जी। हाँ जी, पायरीप्रॉक्सीफेन जो है ना वो एग्स और निम्फ्स को मतलब कंट्रोल करती है, तो इसका भी टेम्परेचर से ताल्लुक होता है। पायरीप्रॉक्सीफेन जो एक रिसेंट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, बुप्रोफिजीन और पायरीप्रॉक्सीफेन स्टिल एक अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको पायरीप्रॉक्सीफेन से अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप मोवेंटो यूज़ कर सकते हैं 125, साथ उसके एडजुवेंट होता है 250 ml का, तो वो आप यूज कर सकते हैं वाईफाई के कंट्रोल के। अंडे बच्चे होता है इनका काम, इसके लिए अडल्ट आपको अडल्ट का साफ स्प्रे मिलाना पड़ेगा। अगर अडल्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप ये है कि 150 ml या 125 ml डायाफेंथ्रॉन मिला के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अदब साहब आज आप पायरीप्रॉक्सीफेन के लिए काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आ जी जी, आप ये क्वेश्चन थोड़ा लेट हो गया, ये शेख साहब ने पूछा, शेख हजाज साहब ने। जाजिब साहब आप बताएं कि कॉटन की अच्छी वैरायटी सीजन के लिए कौन सी थी? तो अब तो लेट हो गया ना, ये तो सवाल जो है हमें अगर पूछते चौथे महीने में हम बता देते या पांचवें में या जून में बताते, लेकिन अभी लेट हो गया। फिर भी आप थोड़ा सा वैरायटी की सिलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे मौसमी तब्दीलियां आई हैं, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बताएंगे आप? देखें जी, बात यह है कि मौसम जो है वो तो आपने देखा ही होगा कि बड़ा ही आउट ऑफ दी वे ही था, यानी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। तो हमारे पास अभी जो है आउटपुट तो अभी आएगा तो फिर ही हम उसको फाइंड आउट करेंगे ना इस साल में कौन सी अच्छी रही। लेकिन कुछ वैरायटीज हमारे पास अभी 492 थी एक वैरायटी हमारी, वो अभी तक ठीक जा रही है। 494 है, वो अभी अप्रूवल में है, वो हो जाएगी अप्रूव इस साल। तो उसने ये मौसम को बर्दाश्त किया, वाइट फ्लाई को भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त किया है उसने। तो बाकी जो है आप अपनी लोकेलिटी में देखें कि कौन सी वैरायटीज लगी हुई हैं। आप अपनी लोकेलिटी नहीं आपने बताई, लोकेलिटी के हिसाब से होती है वैरायटीज का। और 490 भी अच्छी है हमारी ना, उसमें भी जो है वो है, मतलब फ्रूट टेंशन अच्छी होती है, बॉल वेट वगैरह अच्छा है, तो वो अच्छी है। उसके अलावा न्याब की एक वैरायटी है 878। अब इस साल मुझे नहीं पता उसका क्या रिजल्ट है, वायरस वगैरह इस दफ़ा बहुत आया है, तो 492 पे वायरस कम आता है, तो इस तरह की कंडीशन में वो सरवाइव की बहुत ज़्यादा। और बाकी वैरायटी जो है ना वो कोई एक अनअप्रूव्ड वैरायटी है SS32, वो भी लोग लगाते हैं, तो उसकी भी प्रोडक्शन अच्छी आती है। लेकिन उसके बारे में क्योंकि अनअप्रूव्ड है तो फिर वो लोग बाद में कहते हैं आप अनअप्रूव्ड वैरायटी क्वालिटी का मसला है। मुझे पता है तुमने और नाफे ने क्या किया। ये ये बहुत जो शुक्रिया। SS32 चलिए है अब इसकी आसिफ साहब क्वालिटी को का जाते हैं। थोड़ा आसिफ आप ये इशू बताएं थोड़ा सा हमें आता है इस वजह से।
जी जी आसिफ साहब, ये क्वेश्चन ये था कि जो जी जिम्मेदार ये मैं अपना बता रहा था कि काफी का जो बीज सिर्फ रखना होता है। रिकमेंडेड जो हमारी वैरायटीज हैं वो लगाएं, जो अनअप्रूव्ड वैरायटीज हैं उनका इशू है, जैसे ये कुछ अनअप्रूव्ड वैरायटीज हैं उनमें क्वालिटी का इशू है, इस वजह से उनको डिस्करेज करते हैं। जो रिकमेंडेड वैरायटीज हैं जैसे जहांजेब साहब ने बताया, वो बस आप ये काश्तकार भाई लगाएं, तो उससे उनकी पैदावार बेहतर होगी। कोई इस तरह की अनसीन प्रॉब्लम भी उस पर नहीं आती, क्योंकि वो थारोली चेक होके एक सिस्टम के थ्रू आती हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अनअप्रूव्ड जो वैरायटीज हैं वो काश्त ना करें, जो हम महकमा ज़राअत की अप्रूव्ड वैरायटीज हैं वो काश्त करें, इंशाल्लाह उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे, बेहतर पैदावार होगी। सर चूंकि थोड़ा सा ये बताइए कि जिस जिम्मेदारों ने अपने घर का बीज रखना होता है, तो बीज के लिए चूंकि इस वक्त चुनाई भी शुरू हो चुकी है कई जगहों पर, तो क्या ऐसे एहतियाती तदाबीर हैं वो करनी चाहिए, और किस तरह से कौन से पौधों का बीज जो है वो चुनाई करके रखना चाहिए, जरा इसके बारे में बताएंगे जी। जी जी, अपना बीज वो ज़रूर रख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो उसमें जो वैरायटी उन्होंने लगाई है उसके करैक्टर उनके अगर उसके मद्देनज़र रखते हुए जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो सिलेक्ट करें। और ख़ास तौर पे ये जो अब बारिश हो गई है, तो इससे वो कुछ जो सीड है वो मैच्योर होके वो ट्रिगर हो गए, जैसे आपने इधर देखा भी होगा, तो वो जर्मिनेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो जो सीड वगैरह भीग गया है बारिश में फुटी, उसका सीड बिल्कुल ना रखें, और ना ही बिल्कुल नीचे से, ना ही ज़्यादा ऊपर से, दरमियान वाला हिस्सा का जो सीड है वो उसकी जर्मिनेशन बेहतर होती है। और ख़ास तौर पे ये जो है बारिश से अफेक्टेड सीड तो बिल्कुल वो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए ना रखें। अब सीड के लिए ये हम बताते हैं कि जो ट्रू टू टाइप्स प्लांट अच्छे हैं, वायरस फ्री हैं, उनको वो एक को टैग कर लें, कोई जैसे कोई रिबन है, कोई कपड़ा वगैरह बांध लें, तो पहले उनकी चुनाई वो कर लें और फिर बाकी जनरल चुनाई करें। तो इस तरह वो जो अपने ना एक हेल्दी सीड जो नेक्स्ट ईयर के लिए वो रख सकते हैं। फिर उनको प्रॉपरली सन में वो उसको जो उसका मॉइस्चर परसेंटेज है वो 10 के करीब 8 से 10 हो, तो फिर उसको स्टोर करें प्रॉपर जो है नमी से पाक इलाके में। तो फिर ये तरीका है, इससे जो उनकी सीड की जर्मिनेशन भी बेहतर होगी, आइंदा साल की फसल भी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। सारा, आपके पास क्वेश्चन है? आप चूंकि फार्मर से इंटरेक्ट करती रहती हैं, फार्मर्स जो इस वक्त मसाइल का शिकार हैं, कुछ आप पूछना चाहें? जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मेरी सलाम। आवाज़ आ रही है क्लियर? एक्चुअली मेरी जी थोड़ी आ रही कनेक्टिविटी आवाज की जी। वजह से ठीक है। सर एक्चुअली मेरा जो जैसे हमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो देखने में मिल रहे हैं वो गुलाबी सुंडी का आजकल बहुत अटैक, क्योंकि ये जो मौसम है हमारा बारिशों वाला सर्द मौसम जिसमें नमी का तनासुर थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये सुंडियों का अटैक जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। फार्मर्स को ये बहुत इशू आ रहा है, जैसे व्हाइट फ्लाई का अटैक जो है वो कंट्रोलेबल नहीं हो रहा, तो इसी से रिलेटेड है। और गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए जो फार्मर्स हैं वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर करें जिसपे जो है, वैसे तो हमारा इंशाल्लाह सवेरा प्रोग्राम भी होगा इस पे, लेकिन अगर बैठक में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसको। जी इस तरह है कि गुलाबी सुन्नी को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये इस साल काफ़ी ज़्यादा गुलाबी सुन्नी आ सकती है अभी, यानी कि उसका टाइम आ गया हुआ है, बारिशों के बाद ना बहुत ज़्यादा कर सकती है। उसमें ये था कि डॉक्टर आसिफ साहब ने आगे बताया कि पीबी रोग जो है ना वो लगाई जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा ना उसका एक टाइम होता है। अगर तो 40 से 50 डे की क्रॉप है फिर वो लग जाते हैं, बाद में भी लग जाते हैं, लेकिन उसका ये तरीका कार है कि अगर आपने बाद में लगाना है तो उसके लिए ये है कि एक दफ़ा आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर लें और उसके बाद फिर आप पीबी रॉक्स लगा लें, तो फिर आपको 60 डेज तक वो ना स्प्रे करने की जरूरत नहीं रहती। तो 100 से 120 तकरीबन इसलिए लगते हैं, 120 लगाने तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर ये जो नई पीबी रॉक्स को अवेल कर सकता है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी का इशू भी हो सकता है क्योंकि पीबी रॉक्स नॉर्मली प्रैक्टिस में नहीं है, लोग रिस्क नहीं लेते, क्योंकि बाद का ये होता है कि अगर एज ज़्यादा हो जाती है तो वो उनकी अगर वो रिजल्ट ना आए, वो रिस्पॉन्स ना दें उस एज पे, तो वो रिस्क हो सकता है। लेकिन वैसे नॉर्मली रिजल्ट ठीक ही आता है उसका।
उसके लिए ये है कि ट्राईएज़ोफास यूज करें 800 ml पर एकड़ के हिसाब से। बाइफेंथ्रीन जो है वो 350 ml के हिसाब से यूज की जा सकती है पर एकड़ के हिसाब से। या ट्राईएज़ोफास प्लस डेल्टा मैथ्रीन जो है ना, ये 600 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज की जा सकती है। या फिर गैमासाई हेलोथ्रीन 100 ml फी एकड़ के हिसाब से यूज की जा सकती है। या फिर एक कॉम्बिनेशन हम करते हैं, लेमडा साई हेलोथ्रीन जो है वो 330 ml फी एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। या मैं जो कॉम्बिनेशन बताने लगा था वो था क्लोरपेरिफाइस 500 ml प्लस एबामेक्टिन 500 ml पर एकड़। तो ये भी हम अप्लाई करते रहे, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये लेकिन हम लोगों ने ये करके देखा और इसका रिजल्ट अच्छा है। तो ये जितने भी मैंने बताए हैं ये गुलाबी सुंडी के लिए, लेकिन इसमें ये है अटैक हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। तो इसका पहले से स्प्रे करें, इसके वीकली यानी कम से कम 3 स्प्रे होंगे तो फिर ये कंट्रोल होती है। और वो वीकली स्प्रे हो तो फिर ये अपना इसका साइकिल ब्रेक होगा। अदरवाइज जो सुंडी टीने में चली गई है वो फिर कंट्रोल नहीं होती। तो उसके लिए ये है कि ये आप ये जितने भी मैंने जहर बताए इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे अच्छा जो है ना वो ट्राईएज़ोफास प्लस डेल्टा मैथ्रीन है, वो आप करें अप्लाई, वो सबसे अच्छा है। या अगर ट्राईएज़ोफास अकेली भी करें तो वो किसी अच्छी कंपनी के लिए करें, क्योंकि बाद पुराना स्टॉक होता है तो वो ज़्यादा थिक हुई होती है, तो वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो ये है कि फ्रेश हो ट्राईएज़ोफास वो आप 800 ml फी एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे, सबसे अच्छे रिजल्ट ट्राई प्लस डेल्टा के हैं और ट्राईएज़ोफास अलोन के 800 ml के हिसाब से। तो ये आप कर लें डॉक्टर अभी। साहब जी, डॉक्टर साहब चूंकि जो व्हाइट फ्लाई है जिसे सफेद मक्खी कहते हैं, ये आगे वायरस का सबब बनती है। तो इसका जो कंट्रोल है वो मतलब किस हद तक जो है हो सकता है कि जी कई सारे आप जिम्मेदार कह रहे हैं कि मेरी फसल में बहुत ज्यादा जो है वायरस के असरात नजर आ रहे हैं। जब वो एक दफा फैल जाए, कितनी हद तक फैल जाए, तो फिर उस पर स्प्रे करना जाया है, अपना पैसे को जाया करने के मुतरादिफ है। जरा उसके बारे में थोड़ी सी किसानों की रहनुमाई फरमा दें जी। देखें जी, वायरस तो ज़ाहिर है एक जो वायरल डिजीजेज होती हैं इनका कोई ऐसा सोल्यूशन तो नहीं है। वाइट फ्लाई आ गई है, मतलब विरुलिस यानी वायरस ज़्यादा जो सफ़ेद मक्खी होती है वो वायरस फैलाने में, उसमें प्लस ये भी होता है कि वाइट फ्लाई के साथ साथ वेदर कंडीशन जो है ना वो उसके स्प्रेड को और उसके इन्फेस्टेशन को बढ़ाता है। जैसे कि इस साल वायरस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये इसमें ये नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप थोड़ा-सा कोशिश करें कि यूरी जहाँ पे वायरस का हमला है वहाँ पे ना यूरिया की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ना करें, वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करें या अमोनियम सल्फेट यूज़ करें। और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा नमी है इस वक़्त, तो ये वायरस जो है ना ये इस तरह उसको थोड़ा-सा, अगर आपके खेतों में काफ़ी ज़्यादा नमी है तो उसको पानी थोड़ा-सा डिले करें और उस पे सल्फर अप्लाई करें 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और ये जो स्टिमुलेंट्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं ये भी यूज़ करें। ये कॉटन जो है ना ये आपकी रिकवर कर जाएगी। अगर आप इसको 15 दिन और वेट करें तो मेरा ख्याल है कि वायरस की सिम्टम काफ़ी माइल्ड हो जाएंगी और पौधा दोबारा से ना वो रीग्रोथ करना, बेहतर ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसके लिए बस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है और फास्फोरस थोड़ी सी ऐड करें नीचे, तो आई होप कि ये कंट्रोल। हमने ये ऐसे करके इस तरह मतलब वायरस को मैनेज किया हुआ है। वायरस आया हुआ है इस दफा बहुत जी ज्यादा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर वो हमारे प्रोग्राम फार्मर में एसएस जी 32 के बारे में कह रहे हैं, एसएस 32 कॉटन की वैरायटी है, उस पे वो कह रहे हैं कि ये वायरस का अटैक है, लिया में भी देखा गया और उनके भी जो लोकेलिटी है। हाँ जी, इस तरह है कि ये मैं काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसके बारे में वैरायटी तो नहीं है ये, एक जो चीज़ प्रूव नहीं हुई तो वो वैरायटी के दर्जे में नहीं आती। इसके लिए मैं इसको वैरायटी तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा एरिया में लगती है और ये वायरस ससेप्टेबल लाइन है। इसमें वायरस जब आ जाता है, ज़ाहिर है इस पे ये लोग इनके इसका क्लेम है कि हमने ये देखा है कि जो हम समझते हैं ना कि जो वैरायटी वायरस ये व्हाइट फ्लाई को बर्दाश्त करती हैं, अगर जो व्हाइट फ्लाई को बर्दाश्त करती हैं उन्हीं वैरायटीज़ में वायरस भी बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि अगर वो व्हाइट फ्लाई को बर्दाश्त कर रही है तो दूसरा वो आपको एक गेन के साथ दूसरा लॉस भी दे रही है। तो इस वैरायटी में आ रहा है, तो इसमें भी यही इसका सलूशन है जो मैंने आपको बताया कि
सल्फर एप्लीकेशन करें, वेदर का थोड़ा सा वेट करें और पानी ना लगाएं बिला वजह फसल को, वतर आने दें, थोड़ा सा पानी डिले करें। जब आप पानी डिले करेंगे नमी कम होगी, वाइट फ्लाई कंट्रोल करते रहें और ये सल्फर वगैरह की एप्लीकेशन करें तो इंशाल्लाह ये जो है दोबारा से पौधा ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल सिम्टम्स गायब भी हो जाती होती है बाज़ औक़ात, अगर मौसम बिल्कुल वायरस जान छोड़ देता होता है बाज़ औक़ात। तो बस ये है कि दुआ करें कि ये वायरस से भी जान छूटे और ये कॉटन हमारी अच्छी हो जाए, जो वैसे नुकसान बहुत हुआ है इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे कीमती मशवरों से आज हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई की। तो ये तो इल्म का सिलसिला है जो जारी रहेगा इंशाल्लाह अज़ीज़, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन। और जाते जाते मैं कहूँगा कि आप की मैसेज दे दें, आप और आसिफ साहब 1 बाय 1 दे दें कि अभी घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि बारिशें अभी आने वाली हैं और आने वाले दिनों में, तो एक ही एक आखिरी पैगाम दे के आज के प्रोग्राम को हम फिनिश करते हैं। जी हाँ जी, आखिरी मैसेज यही है कि एक तो टाइम बहुत अभी पड़ा है, तकरीबन आपको 55 डेज और हैं, जिसमें आप 55 डेज का मतलब है कि 7 से 8 हफ्ते बाकी हैं। तो अगर आप बारिशों का स्पेल गुजर जाता है, ज़ाहिर है ये गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। तो और जो मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए हैं वो अप्लाई करें। जैसे हमें बीमारी की हालत में किसी अच्छे मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। इस तरह पौधों को भी एक स्ट्रेस की सूरत में मतलब उसको अकेला ना छोड़ें पौधे को। पौधे को अकेला छोड़ेंगे तो पौधा जवाब दे देगा। पौधे का थोड़ा सा ख्याल रखें। जो मैंने ये ज़िंक वाला यूरिया बताया ये अप्लाई करें और जब जब भी आपको मतलब बारिशों से आपका टाइम मिले और आपकी पानी की बारी हो। दूसरा ये पानी जो है खेतों में खड़ा ना होने दें और वायरस की जो हमला हुआ होता है वो तो ज़ाहिर है फौरी गायब नहीं होता। उसके लिए ये होता है जहाँ पे वायरस का हमला हुआ जिस वैरायटी में, उसको पानी थोड़ा-सा रोक के रखें और व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करें। वो वायरस जो है ना, अगर व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो वायरस की जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगी। बस मेरा यही पैगाम है कि 55 दिन आपके पास हैं, तो इन 55 दिनों में जो-जो आप मेहनत कर सकते हैं कर लें, क्योंकि अभी तक आपने पीछे जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी टाइम बाकी है। अभी भी अगर आप रोज़ाना का एक टींडा लें तो 55 दिन में 55 टींडा भी लग सकते हैं। तो ये बस बहुत आप शुक्रिया। कोशिश करें। जी। ये बड़ा की मैसेज है जी कि वायरस वाले खेत को भी थोड़ा सा पानी का ख्याल रखें। और ये जो आपने 55 दिन वाली बात की है, 55 दिन का मतलब है कि हम अगर हर दिन भी एक एक टींडा सेव करें तो 55 टींडे सेव हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आसिफ साहब आप बताइए। सर मेरे ख्याल में एक साद साहब ने क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद फिर दोबारा आपसे की मैसेज लेते हैं। जी साद, आप अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा सवाल ये है कि सर हमारी ना ज़मीन है पक्के वट की, यानी कि उसके अंदर ना सर फसल होती नहीं है, यानी कपास हमने बीजी है उसने ग्रोथ ही नहीं की, तो इसका क्या हाल है सर? ये फिर आप आसिफ साहब के पास क्वेश्चन जाता है। आसिफ साहब सर इसका आप हाल बताइए। जी ये तो जो मुझे समझ आई है ज़्यादा वो वाटर लॉग किस्म की सॉइल है, इसमें तो आजकल ये बारिशों से भी इफेक्ट हो रही है। तो ये अगर अच्छी तरह ये अपनी सॉइल को प्रिपेयर करें, ऑर्गेनिक मैटर का इसमें अपना वो ख्याल रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कपास को कोई मसला होना चाहिए। तो ये एक तो अपने जो ज़मीन का तजिया कराएं और ये है कि प्रॉपरली इसको जो हमारी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं अच्छी तरह ज़मीन का एक दफ़ा गहरा हल चलाएं और ज़मीन की अच्छी तैयारी, बेड प्रिपरेशन और ये जो ऑर्गेनिक मैटर और नीचे अपनी खादों का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, इनकी हो जाएगी। अब ये जो बीज लगाते हैं उसका जर्मिनेशन टेस्ट भी कर लें। तो अब ये है कि अगर वो और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ये अकेला नहीं है कि उनकी ज़मीन ही ऐसी कोई तो इन सारी चीज़ों को अगर ये मद्देनज़र रखें तो इंशाल्लाह इनकी कपास की फसल ज़रूर होगी। ये हमारे नंबर भी इधर हैं, हमसे ये राब्ता कर सकते हैं। हम इनकी भरपूर वैसे भी ऑन साइट अगर हमारा वहाँ चक्कर लगता है तो वो भी हम इनको रहनुमाई दे सकते हैं। और दूसरा जो की मैसेज यही है कि अपनी फसल में पानी ये खड़ा ना होने दें और अपने जो उसका इंतज़ाम रखें, एक इमरजेंसी की सूरत हाल में अपने आप को समझें।
क्योंकि अगर 48 घंटे से ज्यादा होगा तो उनके पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। हमने जो छोटी कपास थी वो उनकी फुटेजेस देखी हैं, तो पौधे उनके मरे हैं, कुछ जगह नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो विजिलेंट फार्मर्स हैं वो हमने उनको पंप लगा के पानी निकालते हुए भी देखा है। और दूसरा ये जो वायरस का हमला, ये जो वायरस है ये जो जेनेटिक मटेरियल के साथ स्टिक हो जाता है, जैसे उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है साथ साथ मल्टीप्लाई करता है। तो इसका जो वाहिद हल यही है कि इस पे हम ग्रोथ स्टिमुलेंट स्प्रे करें, तो जो पौधे की ग्रोथ है वो इतनी फिर अच्छी बेहतर हो जाए, तो ये इसके साथ ये अपनी जो ग्रोथ है वो कोप अप नहीं कर सकता, इस तरह ये वायरस से जान छूट जाती है। तो इसी अपनी ये इससे मायूस नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत, अब जाहिर बात है उस पे आपने इतने एक्सपेंस किए हैं, थोड़ी अपनी कपास पे तवज्जो दें और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और ग्रोथ स्टिमुलेंट का स्प्रे करें। और 15 दिन बाद जो हम वक्फे से यूरिया का भी, जब ये आपके हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि जब ये पानी खड़ा रहता है तो न्यूट्रिएंट लीच डाउन हो जाते हैं, तो यूरिया की ज़रूरत, नाइट्रोजन की ज़रूरत थी फसल को, तो उसकी भी ये इंतज़ाम करें तो इंशाल्लाह कोई शक नहीं, इनकी पैदावार भी बेहतर होगी, फसल इनकी अच्छी होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज का इस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म भी होता है और इस आई थिंक दवाइया कलमात के साथ कला मियां हम पाकिस्तान पर हमारी इस जो बहुत इंतहाई अहम फसल है उसके ऊपर अल्लाह मियां अपना रहम करे, जिससे हमारी जो है इकोनॉमी पूरा मुल्क जो है जुड़ा हुआ है। इससे 22-23 अरब डॉलर की जो हमारी इनकम होती है, तो अल्लाह मियां इसमें हमारी मदद करे। हम कोशिश करेंगे, मदद के साथ साथ हमारी कोशिश ज़रूरी है, हम सीखें पढ़ें। अभी जो आखिरी हमारे साथ भाई ने क्वेश्चन किया था एग्रीकल्चर, इसका एक बेस्ट है कि सॉइल का एनालिसिस कराएं, सॉइल का टेस्ट कराएं। आप बताएं, और सावी हेल्प कर सकती है, हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं, FFC है, फौजी फर्टिलाइजर, वो टेस्टिंग हमारे प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप हमारे सावी के नंबर पर रब्ता करें, ये सावी के साथ रब्ते में हैं तो सावी की ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ताकि ये सिलसिला एक जारी रहे। तो उमर साहब, ये अभी चूंकि टाइम खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन अभी दोबारा आपने हैंड रेज किया, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका क्वेश्चन मिस हो, आप पूछ लें जल्दी से, आखिरी सवाल है आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे कि बारिशां हो रही हैं तकरीबन 1 माह से, तो हम जो है वो फसल को, कपास को ना ही पानी लगा रहे हैं और ना ही जो भी फर्टिलाइजर वो अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब कि जितनी भी फर्टिलाइजर होती है वो तकरीबन इसी माह में या अगस्त में मुकम्मल होनी होती है। तो ये जो फर्टिलाइजर का गैप आ रहा है ये हम किस तरह पूरा कर सकते हैं अपनी फसल को? इसके लिए बराए मेहरबानी जो है वो वजाहत करते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपने अगर ना तो इस आप क्वेश्चन का शुरू वाला, आपने इस प्रोग्राम का शुरू वाला हिस्सा मिस किया है, तो लेकिन फिर मैं दोबारा कहता हूँ, डॉक्टर जहांजेब साहब आप जरा रहनुमाई फरमा दें। जी देखें जी, ज़ाहिर है ये 2 महीने बड़े कीमती हैं, इसमें फर्टिलाइजर आप अप्लाई नहीं कर रहे, आपकी अगर ग्रोथ ठीक हो रही है। हाँ, इसमें ये होता है कि थोड़ी सी क्रॉप पीली हो जाती है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि NPK बहुत अच्छे कंपनी का लें। इनका जाफर वालों का सोलो प्लांट के नाम से है NPK, तो ये काफ़ी अच्छी आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। वैसे यूरिया 2 kg पर एकड़ के हिसाब से 100 ml पानी में आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और साथ जो है, अगर आपकी ज़मीन में वतर है, यानी पानी खड़ा, थोड़ा बहुत पानी खड़ा है, तो वो आप उसके जो है वो खाद भी उसमें हाथ से डाल सकते हैं, यानी फ्लड नहीं कर सकते, ज़्यादा पानी नहीं लगाना, तो उसी में आप अपना केरा कर दें, अगर आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गारा वगैरह नहीं बना हुआ तो आप उसको हाथ से केर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर जब मौसम ठीक हो, 15-20 दिन के अंदर अंदर वो पानी भी लगा दे, तो वो मतलब उसके साथ ही फर्टिलाइजर दे दें। यानी अब आप 2-3 एप्लीकेशन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा। जब ये क्रॉप टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तो फिर वो ये खुद ब खुद कॉटन जो है ना वो ऊपर जानी शुरू हो गई। तो आई होप सो कि आपको आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह सर। ये सावी बैठक इसलिए हर दूसरे हफ्ते रिपीट हम करते हैं, तो वैसे हमारी जो सावी सफेरा भी होती है, तो उसमें ये फिर किसी हमारे साथी को क्वेश्चन पूछना हो, फिर अपने क्वेश्चन के साथ आ जाइएगा। बल्कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास फोटो अपनी फसल की पिक्चर ले आइएगा, हम आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे वो शो भी करवा सकते हैं।
तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों ने ज्वाइन किया, स्पेशली अपने गेस्ट का, अपने डॉक्टर जहांजेब साहब का और डॉक्टर आसिफ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने आज छुट्टी वाले दिन टाइम दिया। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सावी के प्रोग्राम से जुड़े रहिए, सावी के चैनल्स हैं उनको भी देखते रहिए, और उसका पूरा मकसद ये होता है कि हम किस तरीके से अपने जिम्मेदारों की कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, उनका इल्म बढ़ा सकें, ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके इन मौसमी तब्दीलियों के वक्त में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।